नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देवेंद्र फडणवीस आज लेंगे महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ। एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी ले सकते हैं हलफ। मुंबई के आजाद मैदान में हलफबरदारी की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त, सरकर्दा शख्सियात की मुंबई आमद। हुक्मरान इत्तेहाद के लीडरों और कारकुनों में काफी जोशो खरोश। कहा, फडणवीस की क़यादत में रियासत की तरक्की की रफ्तार होगी मजीद तेज। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ रियासत गिर पैमाने पर शुरू की दस्तखती मुहिम। अवाम से बड़े पैमाने पर इस मुहिम से जुड़ने की अपील। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक्किद होने वाली हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला और दीगर सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगे। ज़रा ने बताया कि एनसीपी के सरबराह अजित पवार और शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे के भी नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने की उम्मीद है। ये तीसरी बार है जब नागपुर के एमएलए फडणवीस महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। फडणवीस की क़यादत में हुकूमत की तश्कील 20 नवंबर को होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात के बाद 2 हफ्तों की शदीद बातचीत के बाद हुई है। महाराष्ट्र के 288 रुकनी असम्बली में बीजेपी को 132 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की हैं। इस तरह महायुति के जुमला 230 सीटें आई हैं। हलफबरदारी की तकरीब जनूबी मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक्किद होगी। इस तकरीब के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मैदान में 40,000 बीजेपी हामियों के बैठने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और 2,000 वीआईपीज़ के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया है। मुंबई पुलिस ने तकरीब के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए आज दोपहर 12 बजे से रात तक कई सड़कों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है और शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर पर लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। हलफबरदारी तकरीब में मुल्क भर से सरकर्दा शख्सियात शिरकत कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़रा, कई रियासतों के वज़रा आला, नायब वज़रा आला और बीजेपी के सीनियर लीडरान भी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान अहम शख्सियात का मुंबई पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथी अमजद खान इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमजद खान, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अमजद, जानना चाहेंगे कि एक लंबी बातचीत हुई, बातचीत का एक लंबा दौर चला और आज वो दिन आ गया जब सरकार बनने जा रही है। किस तरह की तैयारियां आप इस वक्त आज़ाद मैदान में देख पा रहे हैं, या मुंबई में किस तरह की तैयारियां या किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? आजाद मैदान की बात करें तो आजाद मैदान में तकरीबन 550 जो है पुलिस ऑफिसरों को जो है वो तैनात किया गया हुआ है और 3,500 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी जो है वहां पर सुरक्षा को लेकर, इंतजाम को लेकर वहां पर जो है वो तैयारी करी गई है और तकरीबन 30,000 के करीब जो है वीआईपी जो होंगे, 30,000 के करीब वीआईपी होंगे और 40,000 आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं तमाम जो इंतजाम किए गए हुए हैं। तो तकरीबन इतने इंतजाम मुंबई के आजाद मैदान में किए गए हुए हैं और मुंबई के आजाद मैदान में सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हुए हैं। और अगर मैं बता दूं तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो मुंबई पहुंच चुके हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जो है वो मुंबई जो है वो पहुंच चुके हैं और अमित शाह जो है सह्याद्री के अंदर जो है तमाम जो महायुति के नेता है उनके साथ जो है बैठक जो है
वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद जो है शपथ समारोह जो है मुंबई के आजाद मैदान में किया जाएगा। और खुद ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे का जो रुख है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि सस्पेंस जो है वो बरकरार है कि वो शपथ विधि में जो है वो शपथ लेंगे कि नहीं सीएम की, क्योंकि लगातार सुबह से जो कयास लगाए जा रहे थे, तो तमाम जो एकनाथ शिंदे गढ़ के जो तमाम जो विधायक है जो एकनाथ शिंदे को जो है बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। अमजद एक सवाल यहाँ आपसे ये करना चाहूँगा, ये भी खबर आ रही है कि अमित शाह शायद इसलिए जल्दी पहुंचे हैं क्योंकि वो शिंदे से मुलाकात करना चाह रहे हैं, अलग से वो मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या इस तरह की कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अमित शाह ने शिंदे से मुलाकात की है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल हमने रात में भी, मैं सयात्री में खुद मौजूद था, कल रात में मैंने ये देखा कि तमाम जो विधायक एकनाथ शिंदे गढ़ के वो तमाम विधायक जो थे एकनाथ शिंदे से बैठक करते हुए नजर आ रहे थे, और उन सबका साफ तौर पे कह रहा था कि सरकार में उनको जो है वो शामिल होना चाहिए और एकनाथ शिंदे को खुद सरकार में शामिल होना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे जो थे वो लगातार कयास लग रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, डिप्टी सीएम का जो पद है वो नहीं लेंगे। हालांकि उनके तो तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं सरकार में जो है शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर तमाम जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे। सुबह में भी एक कयास निकल के सामने आया जब एकनाथ शिंदे के सिरसाट जो है उसने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे को जो है डिप्टी सीएम का जो पद है वो ले लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं शपथ समारोह में कहीं ना कहीं उनकी भी शपथ विधि जो है वो होनी चाहिए। सियासी गलियारों में चर्चा तूफान उठती नजर आएगी। एकनाथ शिंदे जो है वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो है वो मार्क्सवादी सरकार जो चला रहे थे, और ये कहीं ना कहीं एक रात जब उनके अमित शाह से जब बातचीत हुई अलग से, तो उसको ये भी बता रहे को उनका ये फार्मूला था कि 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का पद है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए। लेकिन अजित अगर बात करें अमित शाह की और फडणवीस की और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो तैयार नहीं होते नजर आए, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि ये मैसेज जो है वो गलत जाएगा जनता के बीच में। अगर 6 महीने के मुख्यमंत्री बना के जो है वो हटा देंगे एकनाथ शिंदे को, तो ये मैसेज जो है वो काफी गलत जा सकता है, जिसको लेकर वो मानव ग्लोबल करने की लगातार जो है वो कोशिश करी जा रही थी। अब देख रहे हो कि शपथ विधि के अंदर जो है एकनाथ शिंदे जो है वो शपथ लेते हैं कि नहीं, ये तो 1 घंटे के बाद जो है पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन तमाम कयास है, कयास ईरान में 1 घंटे के बाद लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच चुके हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करें। बिल्कुल अमजद, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, पहले भी महायुति की यहाँ पर सरकार थी चुनाव से पहले और अब भी महायुति की सरकार है, लेकिन इस बार जो हालात है वो बिल्कुल बदले हुए हैं। जो सीएम था वो इस बार डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, तो कितना आसान या कितना मुश्किल होगा फडणवीस के लिए ये सरकार चला पाना? क्या दबाव में रहेंगे फडणवीस? देखिए मैं साफ तौर पे बता दूं, एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो एकनाथ शिंदे जो है होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो देवेंद्र फडणवीस जो थे उप मुख्यमंत्री थे, और उनके पास जो था गृह विभाग जो था उनके पास तो कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो बटे तो उनके हिसाब से बटे। जब वो डिप्टी सीएम थे तो डिप्टी सीएम के पास जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो जो है उनको मिलना चाहिए, और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बात कर ले तो होम मिनिस्ट्री को देने के लिए जो है वो तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो देखना ये होगा कि तमाम जो कयास है, अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है बीजेपी ने जो है तय कर दिया है, और मुख्यमंत्री की जो है शपथ भी ले लेंगे। और बीजेपी के पास नंबर के अंदर इतने नंबर है कि वो अपने बलबूते पे जो है महाराष्ट्र की सरकार जो है वो चला सकते हैं। हालांकि सियासी गलियारे में ये भी चर्चा था कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज होते तो क्या बीजेपी के पास विकल्प, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज ना हो, क्योंकि उसकी वजह से जो है आने वाले जो बिहार के विधानसभा के चुनाव हो उसके अंदर उसका असर दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर की सरकार जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो तमाम प्रयास है बीजेपी की तरफ से, ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों ही घटक दल को वो साथ में लेके चला जाए, क्योंकि निकाय चुनाव जो है 2 महीने 3 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र के और मुंबई के जो है निकाय चुनाव होने हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो है जनता के बीच में नहीं जाए। अब देखना ये होगा कि जो लाडली बहन योजना जो है सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक जो है वो आगे चलता है कि नहीं चलता है, तकरीबन करोड़ से ज्यादा जो महिला है जो लाडली बहन योजना का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि लाडली बहन योजना जो है वो चलती है कि नहीं चलती महाराष्ट्र के अंदर, और मुंबई के जो टोल फ्री करते कहते हैं तो मुंबई करों को जो ये राहत है वो कब तक चलती है, ये भी देखने वाली बात जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। फ़िलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि वो मुंबई में हलफबरदारी की तकरीब को लेकर बहुत पुरजोश हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने छोटे भाई देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने के मुंतज़िर हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि महायुति एक बार फिर अच्छी हुक्मरानी, तेज़ रफ्तार तरक्की और महाराष्ट्र के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए काम करेगा।
I'm very good and very excited about the swearing-in ceremony in Mumbai. We'll be looking forward to my younger brother Devendra Fadnavis becoming the Chief Minister, very rightly so, at 5:30 this evening. I'm happy that Eknath Shindeji and Ajit Dada Pawar will be joining him as Deputy Chief Ministers in the government. And I'm sure the Mahayuti will once again, just as in the last 2.5 years, continue to provide good governance, progress, speed of development, and meet the high aspirations of the people of Maharashtra who have given us such a big victory. मुंबई में बीजेपी के दफ्तर के बाहर पार्टी लीडरों और कारकुनों के आने का सिलसिला भी जारी है। पार्टी लीडरों ने इस मौके पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने पर वो बेहद खुश हैं और फडणवीस की क़यादत में हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। हम पूरी बहना हम बहुत खुश है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जो महायुति का जो योजना थी, पूरे बहनों की तरफ से हम बहुत खुश हैं। और ये लाडली बहन योजना है पूरे ग्राम खेड़ों में और रूरल एरिया में सबके तरफ से योजना पारित हुई है। तो पूरे बहनों की तरफ से हम बधाई देते हैं और हम सब बहना बहुत खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आनी चाहिए। इसके वास्ते इस 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी के 132 और महायुति के 230 उम्मीदवार आमदार चुन के दिए हैं। कार्यकर्ता बोल के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में है कि 5 साल की बहुत अच्छा काम किया है। आज भी अभी देख रहे हैं, अभी 2.5 साल जिस प्रकार से महायुति सरकार ने काम किया है, इस महाराष्ट्र की जनता को जिस प्रकार का डेवलपमेंट की बातें उन्होंने की है, या लाड़की बहन हो, फार्मर्स हो, युवा हो या वंचित घटक हो, उनके लिए जिस प्रकार से महायुति सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया है। उधर देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह सागर बेंगलोर के बाहर इनके हामियों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान फडणवीस के हामी काफी पुरजोश नजर आए। आज का दिन हम लोग तो पहले नागपुर से आए, देवेंद्र जी की नगरी से आए हैं, ऑरेंज सिटी से आए हैं, क्योंकि हमारे शहर की एक खासियत है और देवेंद्र जी हमारे सिटी से हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आज सुबह सुबह मुंबई पहुंच गए हैं और रेडी होके अभी हम सागर बंगले की तरफ आए हैं। हम नागपुर से आए हैं। हमारा तो आज का दिन तो बहुत ही यानी शुभ भी बोल सकते हैं। जो स्वप्न हमने देखा था इतने दिन से, जो मेहनत की थी, वो मेहनत आज रंग लाई है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला के हलफ बर्दारी की तकरीब पर रद्दअमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश ने कहा कि महायुति महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। इन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी और महायुति की जीत का जश्न नहीं मना रहा है, क्योंकि अवाम ऐसी हुकूमत नहीं चाहते हैं। The Mahayuti is fooling the people of Maharashtra. 11 days they couldn't even form a cabinet. Today is the swearing. Till now they had not decided about the ministers and deputy chief ministers and their portfolios. This is definitely a mockery on the people of Maharashtra. Nobody is celebrating the victory of BJP and Mahayuti in Maharashtra. Because people doesn't want such a government. वहीं मुंबई कांग्रेस के इंचार्ज और रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने भी हलफबर्दारी तकरीब के हवाले से तबसरा किया और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले तो 23 तारीख को जो है वो रिजल्ट लगा था, आज 5 तारीख आई है, तो आप समझ सकते हो 12-15 दिन जो है वो सरकार नहीं बन पाई, जबकि मेजोरिटी सरकार को मिली थी। दुर्भाग्यवश जिस तरह से ये हुआ और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पे बहुत सारी चर्चा हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि आज शपथ विधि हो रहा है और जितना खर्चा इसे शपथ विधि के कार्यक्रम में करने के लिए आयोजित करने के लिए किया गया है, मुझे लगता है किसान का लोन अगर इसमें से माफ हो जाता या किसी गरीब बच्चे को या किसी गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए मदद हो जाती तो उससे ज्यादा फायदा होता। लेकिन इसको इतना बड़ा हाइप बनाते हैं, इसको इवेंट बनाते हैं और इवेंट करना ये तो भाजपा की हमेशा की स्टाइल है। देखिए जब अडानी का बात आती है, जब अडानी पे हम यहाँ पे आंदोलन करते हैं, तब
तब निशिकांत दुबे हो या कोई ना कोई सामने से जो है बात करता है। मुझे ये सवाल नहीं है समझ में आया, जब अडानी के सवाल हम पूछ रहे थे, एयरपोर्ट का सवाल हमने पूछा, स्मार्ट मीटर का सवाल पूछा, तो उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? लोगों के सवालों के ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? ये हमारा। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे का दौर खत्म हो गया। ये सिर्फ 2 साल के लिए था जब बीजेपी को शिंदे की जरूरत थी। अब शिंदे दोबारा कभी रियासत के वजीर आला नहीं बनेंगे। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके देवेंद्र फडणवीस की हलफबर्दारी की तकरीब से पहले शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि पार्टी की हिकमत अमली अपने इत्तेहादियों की पुष्ट पर छुरा घोंपना है। इन्होंने ये रिमार्क्स एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला के ओहदे से महरूम किए जाने के हवाले से कहे। देखिए, I would first wish the Chief Minister of Maharashtra all the very best. I hope he lives up to all the commitments that he has made to the people of Maharashtra. Having said that, it took a government which came in full majority over 10 days to decide who's the Chief Minister phase. We've seen public bickering where now the former Chief Minister went into an incredible sulk to his village, and in Thane he was refusing to meet anybody, continued to hint that he wants to continue as a Chief Minister. So considering there are so many differences amongst the three, I just hope the people of Maharashtra do not suffer because of the differences that we see between. If you look at it, Bharatiya Janata Party's known strategy has been to backstab its own political allies, whether it was Shiromani Akali Dal, whether it was TDP earlier, TDP is now again with them, whether it was LJP. शोलापुर जिले के मरकाड़वाड़ी गांव और आसपास के इलाके के लोगों ने बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा इलेक्शन कराने की कोशिश की। पुलिस ने एनसीपी एससी लीडर उत्तम जानकर और दीगर 88 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने ममनुआ अहकामात के खिलाफ वर्जी करने और दोबारा इंतखाबात कराने की कोशिश करने पर मुकदमा दर्ज किया। उत्तम जानकर ने महाराष्ट्र के हालिया इंतखाबात में मालशरास असेंबली सीट जीती है। बैलेट पेपर्स के साथ दोबारा इंतखाबात कराने का ख्याल उस वक्त पेश है जब गांव वालों ने हाल ही में मुनक़िदा रियासती इंतखाबात में मरकाड़वाड़ी के एक पोलिंग बूथ से ईवीएम के जरिए गिनने वाले वोटों की तादाद के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। ताहम पुलिस की मुदाखलत के बाद लोगों ने अपना मंसूबा तर्क कर दिया। असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद ईवीएम पर सवालात उठने लगे। बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों को मिली गैर मामूली कामयाबी के पीछे ईवीएम में धांधली किए जाने के इल्जामात कांग्रेस और दीगर पार्टियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की जानिब से दिए गए अहकामात पर अमल करते हुए नांदेड़ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज महात्मा गांधी मुजस्मे के पास ईवीएम हटाओ देश बचाओ के उन्वान से बाज़ाब्ता एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का मकसद आने वाले इंतखाबात को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए मुनक़िद करवाने का मुतालबा करना है। कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया असेंबली इंतखाबात पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जिसके सबब अवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद कम होता जा रहा है। इस मुहिम के तहत 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक नांदेड़ जिला और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से दस्तखत लिए जाएंगे। कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले साहेब यांच्या आदेशाने महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे ईव्हीएम मशीनमध्ये काही प्रमाणात जे घोटाळा झाला आणि रात्री 11 वाजता 7.33
औरंगाबाद कांग्रेस कमेटी ने भी आज रेलवे स्टेशन पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के उन्वान से दस्तखती मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद आने वाले इंतखाबात को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए मुनक्किद करवाने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर आवाम के मुतालबे पर गौर नहीं किया गया तो इस मसले पर एक बड़ा एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जी के आदेश के अनुसार आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने स्वाक्षरी मुहिम का आयोजन किया है। 5 तारीख से 20 तारीख तक ये मुहिम चलने वाली है और हमारी मांगनी है कि आने वाले पूरे इलेक्शंस बैलेट पेपर पे हो। कांग्रेस कमेटी ने पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम रबा रही है। धोका आहे मला असं वाटतं। माझं संविधान वाचलं पाहिजे फक्त। लोकशाही मार्गाने निवडणुका व्हायच्या तर मतपत्रिके मराठा रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि ओबीसी में से मराठा बिरादरी के लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जारंगे पाटिल ने भूख हड़ताल शुरू करने का इशारा भी दिया है। जाऊ दे, आता ते विश्लेषण तुम्हाला एखादी सांगेन मी काय काय झालं आणि काय काय नाही झालं। पण माझ्यामुळं भाजपाला हे नवीनच शोध आहे आता। पण मी मैदानात नाही आहे, माझा समाज पण नाही आहे। कोणी आला तरी आम्हाला लढावंच लागलं असतं हे आमच्या लक्षात आलं होतं आणि आमचं समीकरण जुळलं नव्हतं। त्यामुळं विनाकारणच जे लोकसभेला सांगितलं तेच विधानसभेला मी सांगितलं होतं। समाज मालक ठेवला होता, आता पुन्हा समाजच मालक आहे। आम्ही लढून मिळू। आमचा शेवटचा खरा मुद्दा सांगतो तुम्हाला, आमच्यासाठी राजकारण महत्त्वाचं नव्हतं, आरक्षण महत्त्वाचं होतं। आणि राजकारण का आमचा धंदा नाही आणि आम्हाला गरिबाला गरज नाही। मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के शूटिंग के सेट पर हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स का नाम सतीश वर्मा है, जिसने पुलिस तफ्तीश में खुद को जूनियर आर्टिस्ट बताया है। 4 दिसंबर को यह शख्स अचानक शूटिंग के मुकाम पर पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड के रोकने की कोशिश पर धमकी आमेज लहजे में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। इस बयान के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और वो अब पुलिस की हिरासत में। तफ्तीश के दौरान कोई मशकूक मालूमात सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक सतीश वर्मा सेट पर इसलिए पहुंचा था कि वो सलमान खान के साथ तस्वीर खिंचवा सके, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे रोक दिया। वाक़े के दौरान सलमान खान सेट पर मौजूद नहीं थे। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इसका वाहिद मकसद सलमान खान को नुकसान पहुंचाना है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।